नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज 1 फरवरी है और जैसा कि आपको इल्म है कि भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और दूसरे साल के 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो इसके लिए आने वाले साल के लिए यानी 2025-26, जिसे उर्फ आम में हम FY26 कह सकते हैं, कहते हैं जो फाइनेंशियल मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स होते हैं। तो FY26 का आज भारत की वज़ीर ख़जाना मोहतरमा निर्मला सीतारमण ने भारत के लोकसभा में, यानी जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है भारत का, वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 26 का बजट पेश किया और अब इस पे बहस होगी और ज़ाहिर महीना आधा तो लग ही जाएगा। उसके बाद हो सकता है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाएं और पास हो जाएगा। इंशाल्लाह पास तो हो ही जाएगा, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वो स्टेबल गवर्नमेंट है। इट हैज़ गॉट सपोर्ट फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स। तो अभी हम बात कर रहे हैं नए साल के बजट की। जैसा कि हमने देखा है पिछले कई सालों से, ख़ास तौर पर मैं तो अपनी बात करूंगा कि जब से मैंने ये प्रोग्राम देना शुरू किया है तो 3 बजट तो मैं देख चुका हूँ और उनके बारे में प्रोग्राम कर चुका हूँ। ये चौथा बजट है और हमेशा मोदी सरकार की ये प्रायोरिटी रही है, उसकी तरजीहात में रहा है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा ज़्यादा करता है, क्योंकि कहा जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आप जितना करेंगे इतना मुल्क की GDP में जो है ग्रोथ में इजाफा होगा। अब आम आदमी की समझ में शायद ना आता हो, मैं थोड़े में बता देता हूँ। खर्चे 2 किस्म के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जो खर्चा सिर्फ मशीनरी को चलाने के लिए किया जाए, यानी जैसे ऑफिसें हैं, उनके तनख्वाहें हैं, इस तरह के जो है उनकी बिजली के बिल, उनका जो कुछ भी है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और उसके अलावा अगर जो खर्चा नए असासे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी नए रोड्स बने, नई रेलवे लाइन बने, नई बंदरगाहें बने, नए एयरपोर्ट बने, नए रेलवे स्टेशन बने, कोई भी चीज़ नई, नया जो असासा खड़ा हो भारत सरकार का, उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और शॉर्ट में उसे कैपेक्स कहा जाता है। तो मोदी सरकार की शुरू से मैंने देखा है, इट एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपेक्स। और जैसा हमने देखा 3 साल पहले 7 लाख करोड़ का कैपेक्स दिया था, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद 10,18,000। इस साल जो कैपेक्स मोहतरमा निर्मला सीतारमण ने बताया है 10,80,000 करोड़ है। ये जो है ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये मुल्क की GDP में सीधा सीधा इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है वो, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी ऑफिसें भी तो चलानी चाहिए ना, आखिर मशीनरी कैसे चलेगी। तो वहाँ पर ये बैलेंस मेंटेन करना होता है और उसके साथ साथ अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में इजाफा कर सकें तो ये सोने पे सुहागा होता है। अच्छा, दूसरी बात, जो कुछ सालों से मौजूदा सरकार के खिलाफ अपोजिशन वालों की शिकायत रही है कि हालांकि बीजेपी जो है, अब वैसे तो ये NDA की सरकार है, लेकिन जाहिर है उसका जो डोमिनेंट पार्टी है वो तो बीजेपी है। तो शुरू से लेके बीजेपी को मिडिल क्लास की पार्टी समझा जाता है।
यानी इट रिप्रेजेंट्स मिडिल क्लास ऑफ इंडिया, तो उनके हकूक़ का ज़्यादा ख्याल रखती है। तो ये पिछले कुछ सालों से ऐसा कहा जा रहा था कि इसने मिडिल क्लास को छोड़ दिया है और अपर क्लास का ज़्यादा ख्याल कर रही है। अपर और लोअर का जो है, मिडिल क्लास बेचारा पिस रहा था, और ख़ास तौर पर जो सैलरीड क्लास है, जो नौकरी वाले बंदे। मैं इस बता दूं, अब इससे कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। सैलरीड क्लास जो होता है ना, उसकी जो कमाई है वो सबको पता चल जाता है, उसका सर्टिफिकेट निकलता है, उसकी टीडीएस कटती है, तो उसकी फिर जो है टैक्स भी उसको भरना पड़ता है। जबकि जो बिजनेस क्लास है, कोई भी हो, वो कुछ भी कर सकते हैं, खातों में नीचे ऊपर कर देंगे किसी तरह के, या कुछ खर्चे जो हैं ऊपर ऊपर से गुम कर देंगे, या कुछ खर्चे बढ़ा देंगे, किसी तरह भी वो जो है मैनिपुलेशन हो सकता है। तो ये सैलरीड क्लास तो बेचारा मारा जाता रहा है पिछले कुछ सालों से, और उसकी वजह ये थी कि जो एग्जेम्पशन लिमिट है, पर्सनल इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो है इंडिविजुअल के ऊपर जो इनकम टैक्स लगती है, उसमें एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ाई नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से मिडिल क्लास पिस रहा था। इस साल, पिछले साल भी कुछ बढ़ाया था। एक तो दो सिस्टम चालू किए थे वज़ीर ख़जाना ने, न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में होता था कि जो एग्जेम्पशन लिमिट के बाद अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, या जैसे पीपीएफ था, एनएससी वगैरह इस किस्म के जो, तो वो उसका डिडक्शन मिलता था वो कमाई में से, और 1.5 लाख रुपया एटीसी में माफ़ था। ऐसे कई ऐसे एग्जेम्पशन थे, तो वो काट के बाकी जो था ना उसके ऊपर टैक्स लगता था। अब 2 साल से मोहतरमा सीतारामन ने क्या किया कि साइमल्टेनियसली 2 सिस्टम चालू किए। एक तो जो पहले चलता था उसको ओल्ड टैक्स रिजीम कहा जाता है, जो नया है उसको एनटीआर, न्यू टैक्स रिजीम, जिसमें पिछले साल 7 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन कर दी डायरेक्ट, लेकिन उसको फिर एग्जेम्पशन कुछ नहीं मिलेगा उसको। तो अभी उसमें भी क्या है कि अगर कोई ऑप्शन कोई भी ऑप्ट नहीं करता, जो एसएससी है, टैक्स दान जो है, तो उसको न्यू टैक्स रिजीम में गिना जाएगा, यानी उसके 7 लाख तक उसको कोई टैक्स नहीं लगेगी। उसके ऊपर जो था वो एक स्लैब बना हुआ था। इस साल उसको बढ़ाकर, यानी 7 लाख से बढ़ाकर सीधा डायरेक्ट 12 लाख कर दिया। यानी 12 लाख तक अगर किसी की जो न्यू टैक्स रिजीम में आता है टैक्स की कमाई होती है साल में, तो फिर उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, क्योंकि नौकरी पेशा लोग जो होते हैं ना, उनको कोई खर्चे अलाउ नहीं होते। मैं बताऊं आपको, जो बिजनेसमैन होते हैं उनको खर्चा अलाउ होता है, मोटरसाइकिल रखे, उस पर चढ़ के जाए, या ट्रेन का भाड़ा भर के जो है ऑफिस तक जाए, लोकल ट्रेन का जैसे होता है, तो वो उनको कट के मिलता है जो भी है। तो ये नौकरी वाले जो बंदा है उसको तो कुछ भी नहीं मिलता, तो उसके लिए होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो भी बढ़ाकर इस साल 75,000 कर दी है। तो यानी जो सैलरीड पर्सन है उसको अगर 12,75,000 तक कमाई होती है, ही विल नॉट हैव टू पे अ सिंगल पैसा फॉर टैक्स। हाँ, लेकिन अगर उसकी दूसरी कमाई आ गई, कोई भी रेंट में से आ गई, कैपिटल गेन टैक्स आ गया, कोई शेयर खरीदे हैं, घर बेचा है वगैरह कुछ, तो फिर सब गिना जाएगा, और फिर उसके ऊपर फिर एक स्लैब है। तो मैं बता, जो ओल्ड टैक्स रिजीम है ना, उसमें 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद क्या मैं बताता हूँ, 4 का जो स्लैब रखा है, 4 से 8 तक 5%, 8 से 12 तक 10%, 12 से 16 तक 15%,
16 से 20 तक 20%, 20 से 24 तक 25% और 24 के ऊपर सीधा 30%। 24 लाख के ऊपर होगा तो सीधा उसको 30% भरना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो न्यू टैक्स रेजिम वाले हैं उनके ऊपर भी वही हिसाब है, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, लेकिन उसके बाद फिर यही स्लैब लगेगा उनको, ये समझ लीजिए। तो इस तरह क्या होगा कि जो सैलरीड पर्सन है ना, उसके हाथ में टैक्स फ्री खासा पैसा बचेगा तो फिर वो खरीदारी करने के मतलब पोजीशन में रहेगा। ज़रूरी नहीं कि करे, लेकिन जेब में पैसा होता है तो फिर हिम्मत होती है, चलो आज मैं ये नया घर ले लेता हूँ, या आज बेटे की शादी कर देता हूँ, बेटी की शादी कर देता हूँ। तो इस तरह क्या है, उसके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आएगा तो वो खर्चा करेगा। और इस तरह से हमें उम्मीद है कि ओवरऑल भारत की मईशत में, भारत की इकोनॉमी में सुधार आएगा। अच्छा, जो जीडीपी की बात है तो वो मुझे नहीं लगता 6.5% से ज़्यादा होगी। पिछले क्वार्टर में कम हुई थी और आजकल पूरी दुनिया की हालत ख़राब लगी पड़ी है। तेल महंगा हो गया है, बावजूद इसके कि दोनों जंगें अभी बंद पड़ी हैं। फिलहाल तो हमास और इसराइल की उस पर भी 6 हफ्तों का जो है सीज फायर है, और यूक्रेन वाली जो जंग है वो भी फिलहाल जो है मतलब बंद तो नहीं है, वो बंद तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन है। तो उसकी वजह से क्या है, तेल महंगा है। ऑन एन एवरेज कुछ दिन तक तो $80 तक बैरल चला गया, अभी 75-76 चल रहा है ब्रेंट क्रूड जो है। इनकी वजह से क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ना हमारे, आपके जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल वगैरह, ये जो हैं, तो इनको हर चीज़ महंगी पड़ जाती है। तेल तो पूरे का पूरा तकरीबन इंपोर्ट करना पड़ता है, डॉलर देना पड़ता है। तो फिर वो जाहिर है, अभी जैसे हिंदुस्तान में 110 रुपये का लीटर है पेट्रोल, पाकिस्तान में 300 रुपया लीटर है। आप खुद समझ सकते हैं, जब कोई ट्रक ड्राइवर या ट्रांसपोर्टर इतना महंगा तेल डालेगा तो वो चार्जेस भी ट्रांसपोर्टेशन के उतना लेगा, तो वो सब माल के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और उसका फिर जीडीपी पे असर पड़ता है, क्योंकि जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें से इन्फ्लेशन काट के नेट जीडीपी काउंट की जाती है। खैर, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये 25-26 में 6.5% तक भारत की जीडीपी बढ़ेगी। बावजूद इसके कि मर्चेंडाइज हमारी एक्सपोर्ट इतनी नहीं बढ़ रही, हमारा जो सर्विस एक्सपोर्ट, मैंने प्रोग्राम किया था, आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट बढ़ रही है, और ये एक जो है डार्क हार्स साबित हो सकता है। बाकी चंद छोटी छोटी बातें और भी बता रहा हूँ आपको मैं। इंश्योरेंस में 100% एफडीआई अलाउ कर दी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी भारत की कोई भी कंपनी, पूरी की पूरी भारत की कंपनी, बाहर वाला कोई भी खरीद सकता है, या बाहर वाला पैसा ला के इधर एक इंश्योरेंस कंपनी खड़ी कर सकता है। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट, ये जो साल गुजरा, मतलब गुजरने वाला है 31 मार्च तक, इसका फिस्कल डेफिसिट था 4.8%। अभी उम्मीद दिलाई है मोहतरमा सीतारमन ने कि इंशाल्लाह जो आइंदा साल होगा 25-26, उसमें फिस्कल डेफिसिट हमारा 4.4% होगा, कोशिश करेंगे हम। और इससे में क्या है, फिस्कल डेफिसिट कम होता है ना, तो गवर्नमेंट के हाथ में पैसा बचता है, तो फिर वो ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें जिनके ऊपर टैक्स घटाए हैं, कुछ चीज़ों पे टैक्स बढ़ाया है, तो उनके दाम बाज़ार में बढ़ सकते हैं। बैटरी सस्ती की हैं, लिथियम की बैटरी, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक कार है या इलेक्ट्रिक स्कूटर है या जो मोबाइल फ़ोन की बैटरी है, उनके ऊपर ड्यूटी घटाई है, तो वो सस्ती होंगी, तो मोबाइल फ़ोन कुछ सस्ती हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक स्कूटर सस्ता हो सकता है। मेडिसिन में जो जानलेवा बीमारियों के लिए मेडिसिन होती हैं, फैटल
जो डिजीज़ होती हैं उनके लिए जो मेडिसिन है उन पे ड्यूटी घटाई है, और कैंसर पे ड्यूटी घटाई, वो भी तो जानलेवा बीमारी है, तो वो सस्ती होंगी। अच्छा, एक बात अजीब की है कि स्टील भारत खुद इतना सारा बनाता है और चीन डंप कर रहा है हिंदुस्तान में, उसके बावजूद स्टील की ड्यूटी कम की है। इसकी वजह से भारत के स्टील को तो खासा नुकसान पहुंचेगा, ये हमारी समझ में नहीं आया। इस तरह से भारत के स्टील के कारखाने मुतासर हो सकते हैं। और प्लास्टिक पे ड्यूटी बढ़ाई है तो प्लास्टिक महंगी हो, क्योंकि खुद सरकार जो है ना इसको डिस्करेज कर रही है ताकि लोग प्लास्टिक कम इस्तेमाल करें। और बाकी तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ओवरऑल मुझे तो अच्छा लगा है, और अभी इस पे 2-4 रोज तक तो बहस होती रहेगी। जो बड़े बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं वो इसको एनालाइज करेंगे और अच्छी तरह, और हमको आपको भी समझाएंगे। लेकिन मुझे लगा है कि कम से कम मिडिल क्लास के लिए अच्छा है, उसके हाथ में कुछ डिस्पोजेबल इनकम आएगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।